हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है ये आपके पास क्लास ना होकर आपके पास मॉक टेस्ट रहेगा, जो कि स्पेशली आपके पास सीटेट के लिए रहेगा। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपके पास है, दोनों में चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड पेडागोजी वाला सेक्शन आपके देखने को मिलता है, तो उसका मॉक टेस्ट आपके पास है और साथ साथ आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके लिए करवाई जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके देख लेंगे। प्रश्न आपके पास क्या है, ध्यान से प्रश्न पहले देखना, क्योंकि सीटेट में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। पेपर 1 मेरा ऑलरेडी क्वालिफाई है, पेपर 2 मेरा ऑलरेडी क्वालिफाई है। पेपर 2 मैंने 2 बार दिया था, एक बार ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, और दोनों बार क्वालिफाई है। किसी को मार्कशीट वगैरह देखनी होगी तो डिटेल में सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अपना एक्सपीरियंस के बेस पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ और कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और दो चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के बनते हैं वो दो तरह से बनते हैं सीटेट में। एक आपका थ्योरी सेक्शन, ठीक है, जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, थ्योरी सेक्शन भी रहेगा। साथ में टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर। हालांकि स्टेट टेट में चाहे यूपी है, एमपी है, या फिर आपके पास एचपी टेट है, उसमें आपके पास ज़्यादा नहीं देखने को, पेडागोजी सेक्शन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। लेकिन एचपी टेट में अब हाल ही में आपके इंक्लूड किया गया है, तो डेफिनेटली 2024 के लिए उसको भी करेंगे। पहला प्रश्न आप देख लीजिए और इसका आंसर आप कीजिए। पहला प्रश्न आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप में वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये माना कि बच्चों का जो चिंतन है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों की अपेक्षा अलग देखने को मिलता है। जो वयस्क एडल्ट हैं उनकी अपेक्षा जो बच्चों के अंदर जो गुणात्मक चिंतन है, जो आपके पास गुणों के आधार पर देखने को मिलता है, वो अलग आपके रहेगा। ऐसा किसने माना है? तो हॉवर्ड गार्नर आपके ऐसा कैसे मान सकते हैं, क्योंकि हॉवर्ड गार्नर आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से थी। तो इस तरह से निगलेक्ट हम करेंगे, सीटेट में ऐसे ही निगलेक्ट करना होता है, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलता। कोलबर्ग की अगर हम बात करें तो कोलबर्ग का एक बार लग भी सकता है, क्योंकि कोलबर्ग आपके पास क्या है, ये मोरल डेवलपमेंट की बात करता है। लेकिन हमने एक शब्द आपने देखना है, क्या है, चिंतन, थिंकिंग। ये हमने एक वर्ड पकड़ना है, कैसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पियाजे। पियाजे चलो हमने मान लिया, क्योंकि कॉग्निटिव से आपके रिलेटेड है, तो एक बार पियाजे को हम इसको होल्ड पर रख लेंगे। अगला है लेव वाइगोस्की। तो वाइगोस्की का अगर हम बात करें तो सोशल कल्चर से रिलेटेड है। हालांकि कॉग्निटिव पर भी इन्होंने ध्यान दिया है, कॉग्निटिव के इन्होंने कॉजेज बताए हैं, सोशल कल्चर और लैंग्वेज को, तो ये भी आपके लग सकता है। लेकिन यहाँ पर गुणात्मक रूप में वयस्कों से अलग जो होता है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जीन पियाजे द्वारा। तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, उससे रिलेट इसको आप कर सकते हैं। तो चिंतन, थिंकिंग प्रोसेस, कॉग्निटिव, आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पियाजे बात करते हैं, तो उस बेस पर आप इसको पियाजे कर सकते हैं। और यानी कि पियाजे आपके सही आंसर इसका रहेगा फर्स्ट का। अगर आपने पियाजे किया था तो फिर आपके पास ठीक है। बच्चों में समाजीकरण में विद्यालय कौन है, या फिर आपके पास बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की आपके पास भूमिका क्या आपके पास फर्स्ट नंबर पर रहेगी, सेकंड पर रहेगी, ऐसे इसको समझ लीजिए। क्या इसमें प्राथमिक तौर पर आपकी भूमिका निभाता है, या फिर गौण, यानी कि द्वितीयक भी कह सकते हैं, गौण भी, प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर आपके पास इसमें जो भूमिका रहेगी, क्या आपके पास प्राइमरी फैक्टर आपके रहते हैं सोशलाइजेशन में किसी भी चाइल्ड की, या विद्यालय जो भूमिका निभाएगा सोशलाइजेशन में, क्या आपके पास प्राइमरी फैक्टर के तौर पर, या फिर आपके पास सेकेंडरी फैक्टर के तौर पर, या आपके पास कोई भी नहीं है, या फिर बहुत कम भूमिका आपके विद्यालय की रहती है? तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सेकेंडरी रहता है। सेकेंडरी रहता है इसका मतलब प्राइमरी कौन है? तो किसी भी बच्चे के समाजीकरण में जो है, पहला जो इम्पोर्टेंस आपके पास रोल रहता है उसकी फैमिली का रहता है, उसके परिवार का रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास विद्यालय आता है, तो इसमें सेकेंडरी फैक्टर आपके पास ये रहेगा। आगे चलेंगे। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब पहले कथन आप देख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे रिप्लाई करना। देखिए, विकास के विषय में डेवलपमेंट की बात की गई है। डेवलपमेंट के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट बच्चे का होगा। तो पहले प्रश्न को ध्यान से समझना है, उसके बाद उसके आंसर आपने देखने। विकास से रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित रूप से अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों का कारण होता है, पहला। दूसरा,
विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। चलो ये भी आपके मान लिया। तीसरा, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तीसरी बात, संसार के सभी बच्चों का जो विकास है एक ही क्रम और सुनिश्चित समय से होता है। तो जब भी चाहे डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट आपके पास कैसी होती है? विकास जो है जिसको हम क्या कहेंगे कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक वृद्धि होता है, एक विकास होता है, दोनों अलग अलग हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को अलग अलग लेकर चलना, तब आपके पास सीटेट का एग्जाम आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन बना, ग्रोथ आपकी क्या होगी? जिसको आप देख सकते हो, किसी बच्चे का आकार बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, शरीर के अंगों में परिवर्तन हो रहा है, उसको आप देख सकते हो। ग्रोथ को आप देख सकते हो, डेवलपमेंट को आप देख नहीं सकते। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के विषय में आपके पास जो जो चीज़ें नहीं होती हैं, या जिससे आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसा है, आपने सुना होगा डेवलपमेंट एक कंटिन्यू आपकी चलती रहती है, और डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि एक दिशा में होगी। तो सबसे पहले तो ये वाली लाइन आप काट दीजिए कि विकास जो है एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है किसी एक दिशा में आपका विकास होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, विकास के लिए आपके पास अलग अलग आपके पास हो सकता है, विकास चहुमुखी आपके हो सकता है। तो पहले तो ये गलत है। इसमें पूछा है कि सही क्या है। आपको सही नहीं पता है तो गलत आप निकालते चलिए जो जो आपको लग रहे हैं। फिर आपके पास चलेंगे या लास्ट वाली लाइन कि संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय में होता है। तो ऐसा नहीं है, कई बार बच्चों की किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। कई बार बच्चे एक एज ग्रुप में आपके पास कम बढ़ते हैं, बड़े होने के बाद जिसके आपके स्टार्टिंग में गर्ल्स आपके जल्दी आपके लंबी हो जाती है, और बाद में आपके पास क्या होता है, एक एज के बाद आपके पास वो वहाँ पे ग्रोथ आपकी रुक जाती है, हाइट रुक जाती है। उसके बाद लड़कों का जो वो आपके पास जल्दी आपकी बढ़ जाती है, तो आपके पास हाइट, ये वाली चीज़ें आपकी थोड़ी अगर आपको ध्यान में हो तो यहाँ पर एक तरह से आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि संसार में सभी बच्चों का जो है एक सा क्रम आपके रहेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी और बी हमारे हो गए गलत। अब ऑप्शन सी और ए बचता है, इसमें से कौन सा सही होगा? विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों का कारण है। हालांकि ये आनुवंशिक घटकों का कारण आपके पास हो सकता है, काफ़ी हद तक हो सकता है, लेकिन पूर्व निश्चित अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकास बच्चे का किस दिशा में करवाया जाए। बच्चे की हाइट के ऊपर कोई जोर नहीं है, बच्चे के जो है हेल्थ के ऊपर कोई जोर नहीं है, बच्चे का जो है मोटापा वगैरह उसके ऊपर कोई आपके पास है नहीं कि आप कंट्रोल उसको कर सके। या हो सकता है कि बच्चे का जो है किसी एक भाग की ग्रोथ आपके हो ही ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं है, पूर्व निश्चित आनुवंशिकी आपके पास ये नहीं होती है, मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, और ये सांस्कृतिक विविधताएं बच्चों में कहाँ पर देखने को मिलती हैं? जब बच्चा समाज में रहता है, जिस कल्चर में रहता है, वहाँ से आपके पास ये देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो आपके सही हो जाएगा। एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि तार्किक जो दृष्टिकोण है आपका वो समझ में आए कि एक्चुअल में प्रश्न जो पूछे जाते हैं सीटेट में और कैसे इसको आपको निकालना होता है, ताकि ये बात समझ में आए। बाकी इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकता था, तो सोचना समझना और उसके बाद आप अटेम्प्ट करना तो डेफिनेटली हो जाएगा। और ये आपके पास क्लास 1 रहेगी। अभी आपके पास क्लास 1 है, और ये सीरीज़ में आपके एग्ज़ाम तक चलाने वाला हूँ। अगर आपको सही लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसको कंटिन्यू आपके करेंगे। बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था सभी को पता है, बाल्यावस्था जो बालकों की अवस्था आपके पास जो देखने को मिलती है, उसमें जो विकास है उसके बारे में बात की गई है कि बाल्य अवस्था की अवधि में जो विकास है केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं। एक बात यह है, अनियमित और असंबद्ध होता है विकास। बाल्यावस्था की अवधि की बात की जा रही है, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अब बाल्यावस्था चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो आपके पास बाल्यावस्था से पहले की अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद आपके पास यहाँ पर चलता है बाल्यावस्था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, बाल्यावस्था में जो विकास होगा केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं है। परिणात्मक कैसे हो सकते हैं? सिर्फ केवल परिणात्मक ही होंगे ऐसा हम कह ही नहीं सकते, तो ये वाली गलत एक स्टेटमेंट होगी। अनियमित और असंबद्ध होता है,
अब यहाँ पर अनियमित और असंबद्ध विकास होगा बाल्यावस्था में, ये किस बेस पर कहा जा रहा है कोई आपके पास है नहीं। अनियमित भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि अनियमित होगा। अगर ऐसा होता तो जो पियाजे आपके पास 4 स्टेजेस आपके बताते हैं जो जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो फिर वो पॉसिबल नहीं थी अगर अनियमित और आपके पास असंबद्ध होता। तो यानी कि विकास जो है वो अनियमित ना होकर है नियमित, संबद्ध भी है, लेकिन उसका कुछ एक आपके पास ये है, जैसे कि आपके पास जेड पी डी जॉन और प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट है उसमें यही तो बात की गई है कि एक आपके पास एवरेज लगाई जाती है कि कितना विकास हो गया, किसका कितना संज्ञानात्मक विकास हुआ है, यही तो बताने की कोशिश की गई है जेडपीडी में, जॉन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर वाइगोट्स की जो आपके पास कहते हैं। अब तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे का विकास होता है, जैसे आपके पास लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में हो गई, धीरे धीरे बच्चे में वोकेबलरी आपकी बढ़ गई, उसमें धीरे धीरे आपके पास चीज़ें बढ़ती जाएगी, पूर्व स्कीमा जो आपके पास हो गए उसके आधार पर नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे होता है, उसे आप माप नहीं सकते। हालांकि उसका आप इवेल्युएशन उसकी कर सकते हैं, लेकिन उसको मापा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो आपके पास बाल्यावस्था में जो विकास होगा वो आपके पास धीमी गति से होगा और उसे मापा नहीं जा सकता। ऑप्शन सी सही होगा। बाकी ऑप्शन डी अगर आपके पास देखें तो ये तो मैंने पहले ही निगलेक्ट कर लिया था, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ऐसा नहीं आपके पास होगा। ठीक है, बहुस्तरीय भी नहीं होगा, मिश्रित भी आपके पास नहीं होता। हालांकि मिश्रित हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग तौर पर बाल्यावस्था में विकास देखने को मिलता है, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, वो अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको स्तर में आप डिवाइड कर दिए, बहुस्तरीय आपके ये नहीं होगा। आगे चलेंगे, प्रश्न आपके पास थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रश्न आपके लंबे ही देखने को मिलते हैं ताकि टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा लगे। ये आपको प्रश्न में लाने के लिए एग्जामिनर करता है। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में, जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक पूर्व बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखिए, कोलबर्ग ने क्या दिया था, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। अगर आप मेरे पास पहले भी स्टूडेंट थे तो आपको ये मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी मैंने आराम से पढ़ाई है, और 6 आपके पास है और लेवल 3 आपके पास रहेंगे। 3 लेवल में ये डिवाइडेड है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आपने पढ़ी है तो फिर आप इसको लगा सकते हैं। मैंने साइकोलॉजी की जो है थ्योरी वाली वीडियो में भी मैंने डाला है, और अगर आपके पास साइकोलॉजी की ई बुक है तो उसमें भी पढ़ लेना, उसमें भी ये डिटेल में आपके पास है। जिनके पास नहीं है वो ई बुक आपके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे क्वालिटी लर्न पॉइंट की ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपके पास ई बुक आपको प्रोवाइड की गई है। तो लॉरेंस जो कोलबर्ग है, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक पूर्व बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने क्या देखा था, जो आपके पास मोरल डेवलपमेंट है उसमें हमने देखा था कि जो बच्चा है, बच्चा स्टार्टिंग में 3 लेवल जो है, तो फर्स्ट लेवल के अंदर बच्चे के पास तो ये वाली चीज़ थी नहीं। सोशल की बात बच्चा जब करता है तो सोशल के अंदर बच्चे के अंदर ये चीज़ें आ जाती है कि समाज के कुछ नियम हैं, कुछ लॉ है, उनके बारे में बच्चा जानना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन अगर आप देखिए तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस समय बच्चा क्या है, मोरलिटी जो है बच्चे में इस समय क्या है, जीरो मोरलिटी बच्चे में है। और मोरलिटी बच्चे में कब से आनी शुरू होती है, सेकेंड लेवल के आपके पास जो है फोर्थ से, जो फोर्थ आपके पास जो स्टेज है उसमें आपके पास यहाँ पर बच्चे में आनी है शुरू हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसको मैं और समझा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे आपके पास ये है दंड और आज्ञा पालन विन्यास, ये है आपके पास पनिशमेंट और ओबीडियंस। जो आपके पास पहला जो लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर आपके पास ये आता है स्टेज 1 में। ठीक है, ये उससे संबंधित है। तो मोरलिटी बच्चे में बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है यहाँ पर है, पनिशमेंट के डर से वो कुछ चीज़ें आपके पालन करता है। और यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये सार्वभौमिक जो है ये आपके पास है जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आपके पास यूनिवर्सल एथिकल जो प्रिंसिपल है उससे संबंधित आपके पास ये
तो ये वाला रखना और इसको आप छोड़ दीजिए, ये वाला मुझे खुद भी हिंदी में समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली में इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे। और लास्ट वाला तो आपको लग ही गया पता, बच्चे में मॉरलिटी आपके पास कहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी, स्टेज 4 में, कन्वेंशनल लेवल में। और लास्ट में आपके पास ये समझता है सामाजिक क्रम व्यवस्था में, यानी कि आपके पास पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल है वहाँ पर आपके पास बच्चे में मॉरलिटी आ जाती है। स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट ये 4 स्टेज से होगी और आपके पास ये कहाँ पर आएंगे, 5 स्टेज में आपके पास। इसको आप कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स की यहाँ पर बच्चा बात करनी शुरू कर देता है। अगर आपने जो थ्योरी पढ़ी है तो उसमें डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पता होगी। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपके पास बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। अगर वाइगोत्स्की की आपने थ्योरी पढ़ी है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। तो वाइगोत्स्की आपके क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की ने आपके पास सोशल कल्चर थ्योरी दी थी, इसको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी वाइगोत्स्की की थ्योरी को जाना जाता है। और वाइगोत्स्की की थ्योरी को आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, एक एक चीज़ें पढ़ेंगे और आराम से, अगर आपने पहले भी पढ़ी है थ्योरी तो आप इसको कर लोगे। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, पहली बात वाइगोत्स्की कहता है। ठीक है, अगर हम पहली स्टेटमेंट देखिए तो अभी आपको कोई पता नहीं है क्या चीज़ें हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तब तक। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है कि संज्ञानात्मक विकास के चरणों की बात तो वाइगोत्स्की ने की नहीं है। अब जैसे मैं पहले ही बता सकता हूँ कि इसने संज्ञानात्मक चरण की बात कभी की नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से वैसे भी गलत है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। स्कीमा की बात आपके पियाजे ने की है, तो मेरे हिसाब से दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। अब इसके लिए आपको पियाजे की थ्योरी भी आनी चाहिए, तब इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए सही बात है क्योंकि वाइगोत्स्की को अभी मैंने आपको क्या कहा, इसको सोशल कल्चर थ्योरी इसने दी है और सोशल कल्चर थ्योरी में इसने आपके क्या कहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगी बच्चे की वो 3 तरह से इसने कारण माने हैं। एक इसने सोशल को माना है, दूसरा इसने लैंग्वेज को माना है, और तीसरे की अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज के बाद, तो लैंग्वेज के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है कल्चर। तो यहाँ पर बात किसकी आ गई, संज्ञानात्मक विकास में इसने भाषा को महत्वपूर्ण भूमिका दी है। इसने भाषा को भी भूमिका दी है, यानी लैंग्वेज को भी दी है, सोशल को भी दी है, और साथ में इसने आपके पास कल्चर को भी इसने इंपॉर्टेंस दी है। अगर इसमें सोशल और कल्चर भी होता, ऑप्शन डी होता ये सभी, तो ये सभी आपका सही हो जाना था। अब अगला आपके पास है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। अधिग्रहण यंत्र आप इसको मानकर चलिए जो आज की आपके पास लैंग्वेज लेबोरेटरी है उसको मानकर चलिए। ऐसा नहीं है, इसने ऐसा नहीं कहा कि लैंग्वेज लेबोरेटरी में जाकर आप भाषा सीखिए, ऐसा इसने कहा ही नहीं। बल्कि वाइगोत्स्की क्या कहता था, वाइगोत्स्की ने भाषा को अपना इम्पोर्टेंस इसलिए माना है क्योंकि उसका मानना था कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास के एक साधन के तौर पर है, ना केवल साधन के तौर पर है बल्कि आपके पास विचारों का जो आदान प्रदान है वो कहीं ना कहीं बच्चों में संज्ञानात्मक विकास करता है। तो उस हिसाब से आपके पास ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपकी ये ठीक था। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। अब बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है, बहुबुद्धि सिद्धांत आप इसको कहेंगे इंग्लिश में, इसको जिनको नहीं समझ में आ रहा, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी उससे संबंधित है। अगर प्रश्न ये भी पूछा जाए ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिया किसने, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी किसने, तो फिर आपके पास थॉर्नडाइक पता होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम आपके पास बड़ा जो है आसान भी नहीं होता और इतना ऐसे भी नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, समझना होता है। अब बहुबुद्धि सिद्धांत में आप कैसे निगलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि इसमें से क्या होगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि क्या जोर देता है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती हैं। मल्टी जो मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है, जो आपके बहुकारक सिद्धांत इसको आपके पास कहा जाता है या बहुबुद्धि सिद्धांत इसको कहा जाता है, तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुबुद्धि की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पर आपने ये याद रखना कि ये एक आयाम में बुद्धिता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जोर किस पर देगा, एक आयाम पर देगा, यानी कि डायमेंशनल देगा। डायमेंशनल में आपने 3 डायमेंशनल थ्योरी भी आपने देखी होगी, जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है ये भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना। 3D मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके पास इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी
याद रखनी है। तो बहुबुद्धि आपके पास अगर हम बात करें, जो बहुकारक सिद्धांत आपके पास है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो जोर देता है एक आयाम पर। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके सही था। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती नहीं होती है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता। बुद्धि जो मता है उसमें व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति में बहुत सारी आपके पास क्वालिटीज हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। हॉवर्ड गार्नर की मल्टीपल इंटेलिजेंस में आपने देखा है। तो ये वाली बात बिल्कुल आपके गलत है, ऑप्शन जो इसमें भी था बिल्कुल आपके पास ये सही था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपने याद रखनी है। बाकी इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो आपको सारी पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास यूनिफैक्टर आपने सुना होगा, एक कारक सिद्धांत, इसके अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया था। फिर आपने टू फैक्टर थ्योरी सुनी होगी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की है, जिसमें एक जी फैक्टर है, एक आपके पास एस फैक्टर है, ये पता होना चाहिए। बाकी बहुबुद्धि जो कारक हैं ये है, तो हमने यहाँ पर देख लिया बहुबुद्धि कारक, ये आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हॉवर्ड गार्नर की जो आपके पास रहेगी। इसी तरह आपके पास बहुबुद्धि जो कारक है, फैक्टर है, अगर आपसे पूछा जाए बहुकारक, ठीक है, बहुकारक ये बुद्धि का ही है, इंटेलिजेंस का ही है, बहुकारक से पूछा जाए तो फिर वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, थॉर्नडाइक का आपके पास है ही। इसके अलावा आपके पास ग्रुप फैक्टर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लीजिए, एग्जाम में क्या पता आ जाए। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने पास इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो स्टर्नबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी आपने सुनी होगी, ये भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायर्किक थ्योरी जो आपके पास है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने एक बार, इंटेलिजेंस की जितनी भी है इंटेलिजेंस की थ्योरी एक एक वन लाइनर में आपने इसको कवर करना है, ज़्यादा आपकी इसमें जाने की जरूरत आपको है नहीं। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या होता है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अब बाल केंद्रित मैंने स्टार्टिंग में कहा कि क्वेश्चन इसमें कैसे बनेंगे, चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर और थ्योरी बेस। थ्योरी बेस वाले हमने देख लिए हैं, अब यहाँ पर चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित हम देखेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर आपके रहेगा। तो आपके पास चाइल्ड सेंटर आपके पास देखना है कि क्या आपके पास स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड, रिवॉर्ड और पनिशमेंट है उसका प्रयोग करेगा। तो ये बाल केंद्रित कैसे हो सकता है, जहाँ पर आपके पास पुरस्कार मिल रहा है, दंड भी मिल रहा है, चलो पुरस्कार को तो हम मानकर चले लेकिन दंड आपके नहीं होगा इसमें, तो पहला तो आपके हो गया गलत। दूसरा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। हाँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल आपके, फ्रेंडली आप इसको कह सकते हैं, होना चाहिए व्यवहार थोड़ा फ्रेंडली आपके, ये एक बात हम मानकर चले। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करे, तो ऐसे में तो बच्चे आपके पास जो है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी नहीं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास केवल पाठ्यक्रम को ध्यान दे, तो ये वाली स्टेटमेंट भी काफ़ी हद तक गलत है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास चाइल्ड सेंटर हम चले तो चाइल्ड सेंटर में जो अध्यापक क्या करेगा, डायग्नोज करेगा प्रॉब्लम को, इंडिविजुअल्स की उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेगा, उनकी समस्याओं के समाधान की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी है वो बिल्कुल आपके ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपके पास यहाँ पर वर्गीकृत करने से आपके पास कहाँ ये चाइल्ड सेंटर आपके पास हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास बी आपके बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है। अजीब सा लग रहा होगा आपको, ये हिंदी में बड़ा खतरनाक आपके पास ये टर्म्स यूज की जाती हैं। पठन वैफल्य आप समझ लीजिए क्या होता है, पढ़ने की अक्षमता, जिसको आप कहेंगे रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर है, समझ लेना, इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेने होते क्वेश्चन, अगर आपके पास जब पेपर आएगा तो उसमें इंग्लिश इंग्लिश दोनों होता है, तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर आपने देखना। अब पढ़ने की अक्षमता है तो उससे संबंधित आप देख लीजिए, तो अब तो आपको वैसे भी लग गया, पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण से संबंधित आपके पास ये देखने को मिलता है। बाकी उनकी जटिल और स्तरीय समस्याओं को हल करने के लिए गलत, उसमें सामाजिक गलत, ये तो आपके फिर सारे गलत हैं। इसमें तो आपको सीधा आपको इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट जब आपने किया तो उसी से आपको ये पता लग गया कि आपके पास रीडिंग डिसऑर्डर है। और रीडिंग डिसऑर्डर भी आपके दो तरह के होते हैं, एक एलेक्सिया होता है और दूसरा आपके पास डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, एक आपने जो है डिस्फेजिया सुना होगा, वो मौखिक जो बोलने की अक्षमता है उससे संबंधित आपके पास रहेगा। तो मौखिक सीखने की जो क्षमता, वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर जो होता है उससे रिलेटेड वो होता है आपके पास। तो ये डिसऑर्डर भी, लर्निंग डिसऑर्डर आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में
क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। एक प्रगतिशील जो कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, पहली बात। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, दूसरी बात। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, और अंत में आपके पास विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अब इसमें से क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10, प्रगतिशील कक्षा है तो मुझे लगता है कि ज्ञान संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाने चाहिए। सभी को जो आपके पास अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो अपने विचार रख सके, संरचना, ज्ञान की संरचना के अकॉर्डिंग उसको जो है अवसर प्रदान किए जाने चाहिए सीधे सीधे तौर पर। बाकी अटल पाठ्यक्रम का पालन करना ये एक सही बात प्रगतिशील कक्षा के लिए नहीं है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना ये हो सकता है, लेकिन ये आपके पास इवेल्युएशन के बेस पर हो सकता है ओनली, तो इसमें प्रगतिशील कक्षा आपके पास नहीं होगी। ठीक है, विद्यार्थियों को अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित, ये तो आपके होगा ही नहीं। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अब यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक, हिंदी में ये समझ नहीं आएगा। पूर्व संक्रियात्मक आपके पास क्या है? जो पियाजे की पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय कामक अवस्था कहा जाता है। दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल अप्रतिभास कहा जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से लेकर 7 ईयर के आपके पास ये देखने को मिलती है। तीसरी जो आपके पास रहती है, तीसरी आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जिसको मूर्त अवस्था, और आपके पास फोर्थ जो रहती है अमूर्त अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को कहा जाता है। अब आपने बताना है कि जो सेकेंड स्टेज है, जो 2 से लेकर 7 ईयर के बच्चे की आपकी रहती है, विकास का मुख्य गुण इसमें क्या होता है? जो स्टूडेंट है मेरे पास क्लासेस वाले, उनको आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बता दीजिए, अमूर्त सोच मैंने पहले ही बता दिया कि अमूर्त सोच आपके पास होगा नहीं। अमूर्त सोच आपके फॉर्मल में आती है, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन में। एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो फॉर्मल में आती है। विचार सोच में केंद्रीकरण, अच्छा ये हो सकता है एक बात। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। परिकल्पित निगनात्मक सोच पॉसिबल ही नहीं है। संरक्षण पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये तो फिर आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपके पास आ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो बच्चे हैं 2 से लेकर 7 ईयर तक थोड़े से स्वार्थी बच्चे हो जाते हैं, आपके पास कह सकते हैं ईगोसेंट्रिक बच्चे हो जाते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो सोच केंद्रीकरण आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़े स्वार्थी जो बच्चे हो जाते हैं, विचार सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन जो भी है बिल्कुल आपकी ये सही रहेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज की आपकी एक ये विशेषता बच्चों में देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है, अगला प्रश्न, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता है, ये लर्निंग रेडीनेस जो आपके पास है, ये किसकी ओर इंडिकेशन करेगी, किसकी ओर संकेत ये कर रही है? शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर पर, सीखने के साथियत में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में, और थॉर्नडाइक का तत्परता का सिद्धांत। ये तो थॉर्नडाइक के जो लर्निंग के 3 लॉ है उसमें से एक है ये लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। ये तो अलग ही एक कॉन्सेप्ट, ये तो अपने आप में ही अलग ही टॉपिक है, तो इसको तो आप वैसे भी छोड़ दीजिए। अब बाकी के ऑप्शन है, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? विद्यार्थियों की सामान्य योग्यता स्तर की ओर। ऐसा नहीं है, अगर बच्चा सीखने के लिए रेडी है तो बच्चा सामान्य कहाँ होगा? सामान्य योग्यता आपके पास क्या है? सामान्य जो आपके पास चाइल्ड होते हैं वो सीखने के लिए आपके पास कह सकते हैं कि तत्पर वो नहीं रहते, लेकिन इंटरेस्टेड भी होते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सामान्य बालक इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन रेडीनेस की जब बात आ रही है तो यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक जो स्तर है, तो बच्चे का जो कॉन्शियस है, बच्चा उस समय जो कॉन्शियस है सीखने के लिए तत्पर है। और कॉन्शियस कैसे होगा? कॉन्शियस होगा मेंटली, फिजिकली, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए, सोशली प्रिपेयर होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सोशली कैसे हो सकता है? सोशली इस हिसाब से, मान लीजिए कोई आपके पास विकलांग बच्चा है और उसके ऊपर जो है बाकी के जो उसके छात्र हैं वो हंसते हैं या फिर आपके पास उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे में बच्चे के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो सीधे तौर पर पड़ेगा जो सोशलाइजेशन का। तो सोशली भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो सीखने से तत्परता से मतलब क्या है कि जब आप वर्तमान स्वरूप में वहाँ पर हो,
जो आपका कॉन्शियस है, कॉन्शियस माइंड आपके पास वहाँ पर हो, और कॉग्निटिव जो आपके पास लेवल है वो उसके लिए आपके पास हेल्प उसमें करे। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपके ये ठीक होगा। आगे चलेंगे। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो यहाँ पर एक ऐसा कारण है कि जिसमें आपके पास अधिगम जो अक्षमता है, लर्निंग जो डिसऑर्डर है, जिनके पास नोट्स है नोट्स पढ़ लेना, अगर बुक आपके पास है तो बुक पढ़ लेना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपके पास। देखिए, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसऑर्डर, 4-5 डिसऑर्डर है आपके पास, वही रटने हैं और वहीं से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्यों गलत करने। तो यहाँ पर अगर आप देखें सेरिब्रम डिसफंक्शन, सेरेब्रम डिसफंक्शन ये माइंड से होता है। तो अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस में आपके पास ये वर्ड आपको देखने को मिलता है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ये इसमें देखने को मिलता है। तो सेरिब्रम डिसफंक्शन आपके पास ये मेंटल डिसऑर्डर आपका होता है। और अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, जो स्टार्टिंग में बच्चे 0 से लेकर जो 3 ईयर के आसपास के बच्चे हैं, उनमें ये ज़्यादा आपके संभावना रहती है, और कई बार ये जन्मजात भी हो जाता है। जैसे कि आपके पास बच्चे का जन्म हुआ, जन्म मतलब कि भ्रूण से भी आपके पास ये डिसऑर्डर बच्चे में हो सकता है, तो ये भी एक अधिगम अक्षमता का कारण बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दूसरी अगर हम बात करें संवेगात्मक विघन, तो ये भी हो सकता है। तो इमोशनली आपके पास ये भी एक कारण बन सकता है। ठीक है, व्यवहारगत की अगर हम बात करें तो ये भी आपके पास होता है, बिहेवियर बेस भी आपके पास ये हो सकती है, अधिगम अक्षमता है। कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ पर ये रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक जो रिलेट नहीं कर रहा है वो आपके पास है सांस्कृतिक कारक जो है, वो किसी भी तरह की अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं कर सकता। तो हम इसको कहें कि सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता आपके हो सकती है। तो 3 के कारण हो सकती हैं, तो सांस्कृतिक कारक इसमें नहीं होगा। आगे चलेंगे। किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली, ये थोड़ा सा आपके पास ट्रांसलेशन ऐसे ही आपके हो जाता है, गूगल से जब करते हैं तो ऐसा हो जाता है। जो प्रतिभाशाली आपके पास होती हैं, किसके कारण ये होती हैं? क्या आनुवंशिक रचना के कारण, या फिर वातावरणीय विप्रेरणा के कारण, या फिर मनोसामाजिक कारकों के कारण? तो मनोसामाजिक कारक आपके उतना फर्क आपके नहीं डालते प्रतिभाशाली बनने के लिए, लेकिन आनुवंशिकता और आपके पास वातावरणीय ये बिल्कुल सही है। आपका जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट, ये दोनों बड़े आपके इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, ये दोनों आपके पास प्रतिभाशाली होने के कारण आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो समायोजन होगा, ए और बी, बिल्कुल आपके ये सही होगा, ऑप्शन आपके पास सी। ठीक है, ए और बी का समायोजन आपके पास एक प्रतिभाशालीता के कारण आपके हो सकते हैं। अधिगम निर्योग्यता, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना पॉसिबल होगा सिंपल आपको मैं समझाने की। अधिगम निर्योग्यता, एक होता है योग्यता, योग्यता का ही इसमें निर्योग्यता बना दिया कि किस तरह का है, क्या ये एक स्थिर अवस्था है? कैसे हो सकती है स्थिर अवस्था? नहीं हो सकती, एक चर अवस्था है, बिल्कुल। अधिगम निर्योग्यता सिर्फ एक चर अवस्था है, ठीक है, और कुछ नहीं है, एक स्टेज आपके पास है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ना तो आपके पास जुड़ने की कार्य अवधि, ये भी नहीं होगा, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य भी ये नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ अधिगम निर्योग्यता जो है, लर्निंग जो आपके पास डिसेबिलिटी समझ लीजिए, इसको आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पे एबल नहीं है, डिसेबल समझ लीजिए, तो ये एक सिर्फ चर अवस्था है और कुछ नहीं है। समाजीकरण है, क्या है समाजीकरण? कर दीजिए जरा कमेंट, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि समाजीकरण क्या है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध है। सोशलाइजेशन क्या है? अध्यापक और छात्रों में एक संबंध है, या फिर समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या अगर हम बात करें समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपने बताना है। पहला आपके पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ सोशलाइजेशन शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध नहीं बताता। सोशलाइजेशन आप दिन भर, आपके पास कितने लोगों से आप मिलते हो, समाज में आप रहते हो, कितने आपके पास जानने वाले हैं, कोई आपके पास चाचा है, मामा है, ताया है। सोशलाइजेशन क्या है? सभी के साथ सोशल होना, समायोजन एक तरह से आपके पास है।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो के बीच में ये संबंध बता रहा है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, तो समाज के आधुनिकीकरण का सोशलाइजेशन से क्या लेना देना। अगर कोई व्यक्ति सोशल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में या फिर आपके पास वो मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में आपके पास भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिर आपके पास ये है क्या, ये है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सोसाइटी में आप कहीं रहते हो, परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, तो उनमें लोगों के साथ आपका आचार व्यवहार, वहाँ के नियमों का पालन करना, यही तो है सोशलाइजेशन। आपके मित्र बनना, ये सोशलाइजेशन है। एग्जाम देने कहीं जा रहे हो, साथ जा रहे हो, सोशल आप हो। कई बार वहीं पर जान पहचान लग गई, तो ये क्या है, सोशल है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, मानदंडों में परिवर्तन करना, ये सोशलाइजेशन में नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे परिवर्तन आप कुछ मायनों में कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास किस बेस पर करेंगे वो डिपेंड करता है। यहाँ पर सोशलाइजेशन का मतलब परिवर्तन करना नहीं है। परिवर्तन किया जा सकता है, अगर व्यवस्था आपके सुधारनी हो तो वो नियमों के अंतर्गत सुधारी जा सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि पूछा क्या है, सोशलाइजेशन है क्या। सिर्फ आपके पास समाज के मानदंडों के अनुकूल आपके पास आपका व्यवहार जो है वो सोशलाइजेशन है। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके आ जाते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती हैं। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में जो है दाल चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, समुचित कर लिया है, या फिर अंगीकार कर लिया है। तो अंगीकार कैसे होगा, ये वाले तो है बड़े समायोजित भी नहीं होगा। समायोजित तो आप क्या, कहीं आप समायोजन कर रहे हो, किसी के साथ घुल मिल रहे हो, तो उस तरह की आएगा। अंगीकार प्रस्तुतिकरण से संबंधित समझ लीजिए, अंगीकार नहीं होगा। ठीक है, समुचितता भी आपकी नहीं होगा। तो अनुकूलित कर लिया है, उसने खुद को इस तरह से ढाल लिया है उसमें कि आपके पास उसका किस तरह से दाल और चावल को इकट्ठा करके खाया जा सकता है। अब स्कीमा के आधार पर किया है, तो ये पियाजे की जो आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वहाँ से लिया गया है। स्कीमा एसिलिमेशन वगैरह जो आपके पास है ये वहीं से आया है, ये वाले जो कॉन्सेप्ट और ये वर्ड जो है आपके यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। भाषा अवबोधन से संबंध विकार। अब देखिए, भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार आपके पास क्या कहलाता है। जब भी हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा में आपके पास क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो मौखिक यानी कि वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन है। वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन है। तो अगर आप ऐसे देखें, हिंदी में तो ये समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में देखिए, अगर आप एप्रेक्सिया अगर आप देखें तो एप्रेक्सिया आपके पास नहीं होगा। एप्रेक्सिया आपके पास क्यों नहीं होगा, क्योंकि एप्रेक्सिया एक क्या है, रिटन डिसऑर्डर है। ठीक है, रिटन डिसऑर्डर आता है एप्रेक्सिया। और डिसलेक्सिया अगर मैं बात करूं, डिसलेक्सिया भी नहीं होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया है आपके पास रीडिंग डिसऑर्डर। अब आपको इसके लिए डिसऑर्डर आने चाहिए, तब आप इसको कर पाओगे। इसके पास एसफीजिया, अगर इसको आप देखिए तो ये भी आपके पास नहीं होगा। और एक्चुअल में ये किससे रिलेटेड है, इसका या तो स्पेलिंग गलत है या फिर आपके पास ये किसी तरह का एक अलग से इन्होंने दे दिया है इसमें ऑप्शन, जहाँ से मैंने इसको जो है आपके लिए निकाल कर लाया क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि वाक संबंध जो रोग है ये आपके पास किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि डिसऑर्डर के अंतर्गत एक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, एक वोकेबलरी के तौर पर इसको यहाँ पर ऐड किया गया। बाकी ऐसे वाले यहाँ पर कोई लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर मैंने तो आज तक इसको नहीं पढ़ा कि लर्निंग डिसऑर्डर में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। लास्ट में बच के आपके पास अफेजिया, तो बिल्कुल आपके पास ये अफेजिया होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर वर्बल डिसऑर्डर दो ही है, एक अफेजिया है, एक डिस्फेजिया है। तो यहाँ पर भाषा अवबोधन, भाषा अवबोधन का मतलब है मौखिक सीखने की जो क्षमताओं से संबंधित, वो आपके पास अफेजिया है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी था बिल्कुल आपके ये सही हो जाना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से संबंध नहीं है। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की हमने पहले ही बात कर ली, मल्टीपल इंटेलिजेंस होवर्ड गार्डनर ने दी है। अब इसमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो फिर आपको ये पता होगा, थ्योरी मैंने करवाई है। आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, साइकोलॉजी सेक्शन में, आपका साइकोलॉजी सेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। शोध आधारित नहीं है, बहुत सही बात है। देखिए,
कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? शोध आधारित नहीं है, ठीक बात है। बहुबुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पत्तियों की मांग करती है, ये भी आपके पास ठीक बात है। ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियां प्राय एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, चलो ये भी हम देख लेते हैं। इसका कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं है, तो आलोचना आपके पास इस आधार पर भी कर सकते हैं कि शोध आधारित नहीं है। ये जो आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, ये किसी शोध के आधार पर नहीं की गई थी, तो ये भी सही बात है। इस आधार पर हम इसकी हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसकी हम आलोचना कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म इसका हम कर सकते हैं। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ विभिन्न पत्तियों की मांग करते हैं, ये भी आपके पास इस आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं। कोई अनुभव आधारित आधार नहीं है, इस आधार पर भी हम आलोचना इसकी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज को कर सकते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है वो किसी के अनुभव पर आधारित ही नहीं है। तो क्रिटिसिज्म 3 आधार पर कर सकते हैं, और किसके आधार पर नहीं कर सकते हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक क्षेत्र में अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कोई एक क्षेत्र चुनेंगे, एक फील्ड चुनेंगे और उस फील्ड में अपना बेस्ट करेंगे और उस फील्ड में बेस्ट बनकर आपके पास टॉप पर रहेंगे। तो ये आपके पास इस आधार पर हम हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की आलोचना नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे आधार आपके इसमें आलोचना कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास सी यहाँ पर सही देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे और ये अंतिम प्रश्न ले लेंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अगर आपको लगेगा तो इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए अगर लगेगा कि आपको हेल्प है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूंगा एग्ज़ाम तक एक डेली क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूं। ना केवल चाइल्ड पेडागोजी बल्कि आपके पास SST सेक्शन पेपर 2 के लिए आएगा, वो भी आपके GK सेक्शन वगैरह उसके लिए आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक 2 मॉक टेस्ट। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अब कोई विद्यार्थी है, मानकर चलिए वो नियमित तौर पर आपके एब्सेंट रहता है, स्कूल आता ही नहीं है, जब बाद में टीचर देखती तो बीच में कहीं रास्ते में खेल रहा होता है, टीचर आते हैं उसको देखकर छुप जाता है, आपने भी देखा होगा। तो अगर इस तरह के बच्चों को आपने प्रोत्साहित करना है तो उसको प्रोत्साहन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से आपने देखना, अपनी मर्जी नहीं चलेगी इसमें। विद्यालयों द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन उनको जबरदस्ती जोर जोर से खींचकर उठाकर लेकर आए, एक व्यक्ति ऐसा आपको नियुक्त करना होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है एक व्यक्ति को तो फिर आपके उनको उठाकर लाता रहेगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो वैसे भी निगलेक्ट हो गया, ये तो आप भी कर लोगे आराम से। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। अब कौन उनको 5 रुपये देगा और लालच देकर कितने दिन आप पढ़ा लोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है चीज़। आवासीय विद्यालय खोलना, इसको हम एक बार रख लेते हैं, पहले एक ऑप्शन हम देख लेते हैं डी वाला। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाना। अब कानूनी दंडनीय अपराध बनाकर आप कैसे मोटिवेट, कैसे प्रोत्साहित आप करोगे? तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सबसे जो सही ऑप्शन इसमें आवासीय विद्यालय खोलना, ये इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा और राइट आंसर भी आपके यही होगा। तो फिर आज की हम क्लास यहीं पे करते हैं। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्लास, और स्पेशली सीटेट के लिए रहेगी। तो उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। आपके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप चाहे तो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं।